बैक टू माय चैनल डीमिस्टिफाई एंड आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऑफ द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल डिस्कस करेंगे कि एक बार सोवियत यूनियन 1991 में 25 दिसंबर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद व्हाट वाज द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग एग्जामिन करेंगे कि कैसे इस इमर्जिंग वर्ल्ड में देयर वर कॉल्स फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ताकि नए चैलेंजेस के साथ कोप कर सके, यूएस की पावर को चेक में रख सके। तो जो पोटेंशियल रिफॉर्म था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है इस रिफॉर्म प्रोसेस का, उसकी डिफ़िकल्टीज़ का, जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो हम फिर उसके बाद इंडिया का इन्वॉल्वमेंट पे टर्न करेंगे कि इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है आज के टाइम में यूएन में, एंड उसका क्या व्यू है उसके सिक्योरिटी काउंसिल पे रिफॉर्म से। तो हम लोग इंडिया को रिलेट करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये चैप्टर जो है फिर यूएन से वी एग्जामिन एंड वी आस्क अ क्वेश्चन कि क्या यूएन आज के टाइम में इस वर्ल्ड में जहाँ पर एक सुपर पावर डोमिनेट कर रही है उस वर्ल्ड में क्या वो एक रोल प्ले कर सकता है, अच्छी तरीके से फेयरली रोल प्ले कर सकता है। तो हम लोग कुछ ऐसे ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज द यूनाइटेड नेशंस लोगो। द एम्बलम हैज़ अ वर्ल्ड मैप विद ऑलिव ब्रांचेस अराउंड इट सिग्निफाइंग वर्ल्ड पीस। तो ऑलिव ब्रांचेस सिग्निफाई पीस एंड ये पूरा वर्ल्ड मैप है यहाँ पर एम्बलम पे, एंड this is the emblem of the United Nations logo. Why international organizations? देखिए क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्यों ज़रूरत है। देखिए इन दो कार्टून्स को आप देखेंगे 2006 के टाइम पे जून 2006 में ऐसा हुआ था कि इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, और उसने ये कहा कि वो ज़रूरी था क्योंकि जो एक मिलिटेंट ग्रुप था हिजबुल्लाह, उसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी था, इसलिए लेबनान पे अटैक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो इस अटैक में बहुत सारे सिविलियंस मारे गए थे, पब्लिक बिल्डिंग्स जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, रेजिडेंशियल एरियाज़ जो है वो भी इजरायली बॉम्बार्डमेंट के अंडर में आई थी। तो यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास करा था अगस्त में कि इजरायली आर्मी को उस रीजन से अपनी आर्मी को विड्रॉ करना है, और तब जाके सिर्फ अक्टूबर में ही उसने अपनी आर्मी को विड्रॉ करा। मतलब देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 मंथ्स तक ये बॉम्बार्डमेंट चलती रही। 2 महीने बाद यूएन ने अपना रेजोल्यूशन पास किया, उसके 2 महीने बाद इसराइल ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करा। तो ये दोनों कार्टून्स जो है वो रोल ऑफ यूएन को कमेंट करती है कि उस टाइम पे जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका क्या एपिसोड था। तो देखिए ये वाला जो कार्टून है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है और इसके पास ये एम्बलम लोगोस पड़े हुए यूनाइटेड नेशंस के। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे अटैक्स हो चुके हैं, पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, और इसके बाद अब यूएन एक रेजोल्यूशन पास कर रहा है, और अब यूएन बोल रहा है कि वी आर विथ यू एंड पीस के लिए, और हम आपकी हेल्प करेंगे। सो उसका कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। एंड सेकेंड जो है वो यहाँ पर है कि उस टाइम के जो ये सेक्रेटरी जनरल थे वो कैसे लोगों पकड़ के खड़े हुए कि लाइक यूएन के, और यूएन जो है वो चारों तरफ से सेफ़ है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब अटैक्स हो रहे हैं थोड़े बहुत, मतलब उसके ऊपर वर्बल अटैक्स हो रहे हैं, उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उसने प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए, बट स्टिल यूएन इज़ सेफ, अपना लोगों लिए खड़ा हुआ है, एंड इट्स लाइक जस्टिफाइंग इटसेल्फ कि वट एवर इट हैज़ डन इज़ राइट। तो जब हम इन दोनों कार्टून्स को पढ़ेंगे, ठीक है, ये दोनों कार्टून्स क्या बताती है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिव रहा है ऐसे केस में जहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, जैसे लेबनान क्राइसिस 2006 में दोनों कार्टून्स जो है वो एक ऐसी ओपिनियन के बारे में बताते हैं यूएन की, जो हम ऑफन सुनते कि यार यूएन इस चीज़ में अनसक्सेसफुल रहा, यूएन ये चीज़ नहीं इस्टेब्लिश कर पाया। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि यूएन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जैसे रिगार्ड किया जाता है आज के टाइम में। तो बहुत लोगों के लिए यूएन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ग्रेट होप है ह्यूमैनिटी और प्रोग्रेस का, फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, उसके लिए यूएन जो है वो एक ग्रेट होप लेकर आता है। तो फिर क्या मतलब यूएन क्या हमें क्यों चाहिए, क्या है ये एक्चुअली में। तो देखिए इसके हम 2 इनसाइडर्स पढ़ते हैं। पहला है द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। ओके, ये डैग हैमरस्कॉच जो थे वो यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे, वो यूएन के बारे में कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इसलिए नहीं बनाया गया था कि ह्यूमैनिटी को हेवन तक ले जाए, कि सब अच्छे अच्छे काम करें। ये इसीलिए बनाया गया था कि ह्यूमैनिटी को बर्बाद होने से, हेल में जाने से, यानी कि ह्यूमैनिटी बुरे काम ना करे उससे बचाने के लिए। इसलिए नहीं था कि ह्यूमैनिटी सब अच्छा काम करे, ये उसलिए था कि अगर ह्यूमंस कोई भी गलत, कोई भी बुरा काम करते हैं तो उससे बचाने के लिए, उसके लिए यूएन जो है वो क्रिएट हुआ था। टॉकिंग शॉप,
Yes, there are a lot of speeches and meetings at the UN, especially during the annual sessions of the General Assembly. But as Churchill put it, jaw is better than war. Isn't it better to have one place where all countries in the world can get together, but bore each other sometimes with their words rather than bore holes into each other on the battlefield? Shashi Tharoor, the former UN Under Secretary General for Communications and Public Information. तो शशि थरूर इसके बारे में कहते हैं कि अच्छा यूएन मतलब ये तो एक टॉकिंग शॉप है कि जॉ तो इज़ बेटर इज देन वॉर जॉ मतलब कि बोलना, तो बोलना बहुत बेटर है वॉर करने की बजाय। एक ऐसी जगह होना जहाँ पर सारे नेशंस एक साथ आकर एक साथ जितना उनको वर्बली लड़ना है लड़े, जिसको जो बोलना है बोले, एक दूसरे के दिमाग में छेद कर दे, बोल बोल के बोर कर दे। लेकिन ये बेटर है कि हम बाहर जाके वॉर लड़ रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं और एक दूसरे को असलिये में मार रहे हैं, तो दैट इज़ मच बेटर। ओके तो ये दो कोट्स जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सजेस्ट करते हैं, वो यूएन की इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये नहीं कि हर चीज़ का जवाब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पर वो इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें वॉर और पीस जैसे मैटर्स में हेल्प करती है, जहाँ पर भी वॉर होता है तब उनका रोल प्ले होता है। वो कंट्रीज़ को हेल्प करती है कि वो बेटर लिविंग कंडीशंस बना सके, पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कंडीशंस में। तो यूएन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनका रोल ऑलराउंडर का नहीं है, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है, उनका रोल इम्पॉर्टेंट है। कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली वॉर में चले जाए और एक दूसरे से वहीं पर डील करें। वो इंस्टेड इन इश्यूज़ को नेगोशिएशंस के थ्रू, पीसफुल सोल्यूशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये बात है कि ये हम मतलब ये ना रेयरली नोटिस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो विदाउट गोइंग टू वॉर सॉल्व हो जाते हैं। हम लोग बातचीत करके उनको नेगोशिएट करके उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये मीडिएशन का काम करती है, नेगोशिएशन में हेल्प करती है। हमने इसके जस्ट पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 1960 में इंडस रिवर वाटर्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तब जाके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वर्ल्ड बैंक ने इंटरफेयर करा और इंडस वाटर्स ट्रीटी उसने मीडिएट कराई, और वो इंडस वाटर्स ट्रीटी आज भी स्टैंड करती है, भले ही दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों नेशंस के बीच में कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो। तो ये रोल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कि नेगोशिएशंस के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू सॉल्यूशंस निकाले, सॉल्व करे और वॉर को जितना हो सके अवॉइड करे। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक सुपर स्टेट नहीं है जिसके पास अथॉरिटी अपने मेंबर्स की। ये क्रिएट कैसे होती है, मतलब इट इज़ क्रिएटेड बाय स्टेट्स एंड रिस्पॉन्स टू स्टेट्स। ऐसा नहीं कि ये स्टेट्स के ऊपर, सारी कंट्रीज़ के ऊपर कोई एक अथॉरिटी और सारी कंट्रीज़ को इसके रूल्स फॉलो करना है, नहीं। सारे स्टेट्स मिल के साथ में आके इसको क्रिएट करते हैं और यूएन को इन स्टेट्स को रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है। ओके तो एक बार ये क्रिएट हो जाए, ये स्टेट्स की हेल्प करता है कि चीज़ों को पीसफुली सॉल्व कर सके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक और तरीके से हेल्पफुल है। नेशंस जो है वो कई बार ऐसा देख सकते हैं कि ऐसा कोई चीज़ें हैं जो उन्हें साथ में करना चाहिए। कुछ ऐसे इश्यूज़ है इतने चैलेंजिंग है कि वो सिर्फ तभी डील हो सकते हैं जब सभी साथ मिलकर काम करें। कोई एक नेशन को अकेले डील नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल डिजीज़, अभी तो हमने बहुत रीसेंट एग्जांपल देखा है कोविड-19 की, जो ये डिजीज़ है, जो पैंडमिक रहा है, ये कोई एक नेशन डील नहीं कर सकता था। सभी नेशन को साथ में आके सैंक्शंस अप्लाई करने थे, वैक्सीन शेयर करनी थी, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, तब जाकर इस पैंडमिक, इस डिजीज़ से हम लोग फ्री हो पाए। कुछ डिजीज़ेस तभी इरेडिकेट हो सकती है पूरी दुनिया से अगर सभी लोग कोऑपरेट करें। जैसे कि अगर सभी लोग इस चीज़ का कोऑपरेशन करें, सभी लोग साथ मिलकर उसको, अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दे, तो वो डिजीज़ टोटली ख़त्म हो जाएगी, राइट, वर्ल्ड से। तो एक तो पीसफुल सॉल्यूशंस निकालने में, और दूसरा इसका काम होता है कि अगर कभी स्टेट्स को, नेशंस को साथ मिलके कुछ काम करना हो, तो वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेज प्रोवाइड करता है, एक मोमेंटम प्रोवाइड करता है, जिससे सभी लोग साथ में आके कुछ काम कर सके। ठीक है, या एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक कंट्री अगर सुधार ले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सभी कंट्रीज़ को साथ में आकर चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी जाकर ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि टेम्परेचर सिर्फ किसी एक नेशन की वजह से राइज या कम नहीं होता है, इट इज़ बिकॉज ऑल दी नेशंस आर वर्किंग टुगेदर, तब जाके वो डेंजर इतना बड़ा है आज। या फिर डेंजर ऑफ सी लेवल्स भी राइज होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग राइज होगी, तो सभी वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को साथ में आके काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल पाएंगे। लेकिन एंड में एक मोर इफेक्टिव अप्रोच क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोक दे, तो वो कैसे हो पाएगा? तभी हो पाएगा जब सारे मेजर इंडस्ट्रियल पावर साथ में आके कोऑपरेट करें। अनफॉर्चुनेटली ये नीड को रिकग्नाइज करना और एक्चुअली में कोऑपरेट करना दो अलग अलग चीज़ है।
ठीक है, हम लोग रिकग्नाइज़ करें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इस चीज़ में उसकी ज़रूरत है, एंड उसको एक्चुअली फिर हम उस स्टेज तक ले जाके एक्चुअली में कोऑपरेट करना। बोलना आसान है कि सभी नेशंस को साथ में आके करना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, बट कितने ऐसे नेशंस हैं जो आज उसकी तरफ वर्क कर रहे हैं। चाइना के ऊपर लगातार हम बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन चाइना कर रही है, यूएस की तरफ से बहुत हो रहा है। तो ऐसा बोलना कि कोऑपरेट करना चाहिए और कोऑपरेट करने में बहुत अंतर होता है। नेशंस ये रिकग्नाइज कर सकते कि यार यहाँ पर ज़रूरत है, हमें यहाँ पे साथ मिलकर करना चाहिए, लेकिन सच में करना और उसके कॉस्ट को बेयर करना, इट्स वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो कैसे हम मेक श्योर करें कि ये सारी चीज़ें हो रही है, कैसे मेक श्योर करें कि सब लोग साथ में आके कोऑपरेट कर रहे हैं और इसका कोऑपरेशन का बेनिफिट सबको इक्वली डिवाइड हो रहा है, जस्टली डिवाइड हो रहा है, कैसे हो। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकती है, आइडियाज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकती है कि कैसे कोऑपरेट करा जाए। उसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी काम आती है। ये मैकेनिज्म्स प्रोवाइड कर सकती है, रूल्स प्रोवाइड कर सकती है, ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड कर सकती है, मेंबर्स को कॉन्फिडेंस दे सकती है, कॉस्ट को प्रॉपर्ली शेयर कर सकती है। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सभी स्टेट्स के मेंबर्स हैं, कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो सभी एक इंडिविजुअल बॉडी के थ्रू एक डिसाइड कर रहे हैं कि अब अगर कोई भी चीज़ करना है तो उसके लिए हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं, क्या मैकेनिज्म्स को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग शेयर करें जिसके बेनिफिट्स जो है वो सभी को फेयरली डिवाइड हो एंड किसी के साथ भी अनजस्ट ना हो। ये जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम और हो सकता है। कोल्ड वॉर के एंड के बाद हमने देखा कि यूएन जो है उसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसके पहले उसका रोल क्या था कि दोनों यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस और यूएसएसआर के बीच में झगड़ा होने से रोकना, मीडिएशन करना, ये काम था। कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो यूएस वाज द सोल सुपर पावर। तो यूनाइटेड स्टेट और उसके एलाइज जो थे वो विक्टोरियस थे इस कोल्ड वॉर में। तो देयर वाज दिस कंसर्न कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो है और लोग जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि उनकी पावर को कोई चेक करने वाला नहीं होगा, बैलेंस करने वाला नहीं होगा। तो क्या यूएन एक डायलॉग डिस्कशन यूएस के साथ पर्टिकुलर में सर्व कर सकती है? क्या वो यूएस की पावर को, उसकी गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर सकती है? हम ये बात में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूएन के पास आज इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक सुपर पावर को चेक में रख सके, बैलेंस में रख सके। वरना अगर यूएन नहीं होगा तो आज यूएस की पावर्स को रोकने वाला फिर कोई नहीं बचेगा। यूएस को जो चाहिए वो करेगा विदाउट एनी रिस्ट्रेंट्स। IMF, ये बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू नॉट मिस देम, अच्छी तरीके से लर्न करिए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ओवरसी करती है, रेगुलेशंस करती है और वो इंटरनेशनल लेवल पर एक्ट करती है। IMF के पास 189 मेंबर कंट्रीज़ है। 12 अप्रैल 2006 तक अगर हम देखें तो 189 मेंबर्स है उसके, लेकिन फिर भी सभी का इक्वल से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो G7 के मेंबर्स है, G7 के मेंबर्स कौन है? यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली और कनाडा। इनका 41.29% ऑफ द वोट्स है। देख सकते हैं यूएस के पास 16.52% वोट्स है, जापान के पास 6.15% वोट्स है। तो IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेकिन ये ह्यूजली डोमिनेटेड बाय यूएस है। चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील एंड सऊदी अरेबिया जो है वो भी बाकी मेजर मेंबर्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा से जो है वो यूएस एंड उसके एलाइज का है IMF जैसे इंस्टीट्यूशन में। फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। 1941 अगस्त में ऐसा हुआ कि एटलांटिक चार्टर यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश PM विंस्टन एस चर्चिल ने साइन करा। 1942 जनवरी में 26 एलाइड नेशंस ने एक्सेस पावर्स के अगेंस्ट जो लड़ाई की थी वो वाशिंगटन DC में मिले। उन्होंने इस एटलांटिक चार्टर को सपोर्ट किया और डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस जो है उसको साइन करा। 1943 दिसंबर में एक तेहरान कॉन्फ्रेंस में डिक्लेरेशन ऑफ द 3 पावर्स हुई, यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। 1945 फरवरी में याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बिग 3 रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टैलिन ने डिसाइड करा एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रपोजिट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो 1945 फरवरी में ये फर्स्ट टाइम प्रपोजिट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई। 1945 अप्रैल मई में एक 2 मंथ लॉन्ग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर सैन फ्रांसिस्को में। 1945 जून 26 में यूएन चार्टर को साइन करा 50 नेशंस ने। पोलैंड ने अक्टूबर 15 को साइन करा। तो इसके साथ साथ यूएन के पास 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स हुए, 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स, इसमें से इंडिया भी एक मेंबर है। 1945 अक्टूबर 24 में यूएन जो थे वो उसको फाउंड कर लिया गया। 1945
1945 24 अक्टूबर, तो अक्टूबर 24 इज सेलिब्रेटेड एज UN डे, प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट डे। और 1945 अक्टूबर 30 को इंडिया जॉइंस द UN। ओके, तो इंडिया ने 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन करा। एंड ओके, आई एम नॉट रियली श्योर कि इसके ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया आता है कि नहीं। आई एम रियली सॉरी, देयर हैज़ बीन अ लिटिल कन्फ्यूजन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, बट येस, ये डेट्स आप याद रख लीजिए। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द UN की। जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसने क्या इनकरेज करा था पूरे वर्ल्ड को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो आगे आने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से डील कर सके। बहुत लोगों को लगता था कि अगर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा तो वॉर जो है वो अवॉइड हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट एक लीग ऑफ नेशंस बनी थी। लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है वो शुरुआत में तो सक्सेसफुल रही, सभी नेशंस ने साथ मिलकर करा, लेकिन धीरे धीरे करके लीग ऑफ नेशन जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई एंड वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाई। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लाइव्स की लॉस हुआ, लोग वूंडेड हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला। इसके बाद UN जो था वो लीग ऑफ नेशंस का एक सक्सेसर जैसे फाउंड हुआ था, कि लीग ऑफ नेशंस भले ही पहले अनसक्सेसफुल रही, लेकिन उसका अब सक्सेसर था UN, यूनाइटेड नेशन, जो कि 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये ऑर्गेनाइजेशन जो था, इसमें यूनाइटेड नेशन चार्टर को 51 स्टेट्स ने साइन किया था, वो उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। इसने ट्राई किया था कि जो लीग ऑफ नेशंस अचीव नहीं कर पाई है दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बीच में, वो यूनाइटेड नेशंस अचीव कर पाए, एक और वॉर को होने से रोके। एंड उसके ऑब्जेक्टिव जो थे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना था, कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना था। तो ये उस होप के साथ फाउंड हुई थी कि वो दो स्टेट्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट को वॉर में बदलने से रोक पाए। और अगर वॉर टूटा भी, वॉर अगर हो भी गया, अगर वॉर किसी ने डिक्लेयर कर भी दिया, वॉर हो भी गया, ब्रोक आउट भी हो गया, तो कहीं ना कहीं उसकी हॉस्टिलिटीज़ को लिमिट करना, मतलब वॉर का जितना हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखना पड़ा है, जितना लॉस देखना पड़ा है, उतना लॉस होपफुली ना देखना पड़े। तो वो UN का एक ऑब्जेक्टिव था। फर्दर मोर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा से लैक ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से होता है, तो UN का एक और इंटेंशन था कि कंट्रीज़ को साथ में लाके सभी की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, ताकि वॉर के चांसेस जो है वो कम हो जाए। 2011 तक UN के पास 193 मेंबर स्टेट्स थे। इसमें से ऑलमोस्ट सभी जो थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। UN जनरल असेंबली में सभी मेंबर्स के पास 1 वोट होता है। एक UN सिक्योरिटी काउंसिल होता है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स है US, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना। ये जो है ये परमानेंट मेंबर्स इसलिए सिलेक्ट करे गए थे क्योंकि उस टाइम पर जब ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो ये 5 जो थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए इन 5 को परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल चूज़ किया गया था। ओके, क्योंकि यही थे जो वॉर में जीते थे। ओके, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वॉर में जीते थे अलाइड पावर्स, ये 5 थे, तो इसलिए ये 5 जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, ये वॉर में जीते थे और इसलिए इनको परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था। UN का सबसे विजिबल पब्लिक फिगर और रिप्रेजेंटेटिव हेड जो है वो सेक्रेटरी जनरल है। जैसे प्रेजेंटली जो सेक्रेटरी जनरल UN के वो है एंटोनियो गुतेरेस, वो 9 सेक्रेटरी जनरल है UN के। उन्होंने 1 जनवरी 2017 में टेक ओवर लिया था UN के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर। वो पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके 1995 से 2002 तक और UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज रह चुके 2005 से 2015 तक। UN में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और एजेंसीज हैं। वॉर और पीस में डिफरेंसेस मेंबर स्टेट्स जो है वो डिस्कस करते हैं जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में। सोशल और इकोनॉमिक इशूज़ जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स, UNICEF, UNHCR, UNHRC, UNDP, WHO, UNICEF, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को और बहुत सारी ऐसी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं UN के अंडर ही, जो कि बहुत सारे डिफरेंट वेरियस एस्पेक्ट्स में स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए लुकआउट करती है। आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं, द US ऑफिस ऑफ वॉर इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड द अबव पोस्टर। US ऑफिस ऑफ वॉर इन्फॉर्मेशन ने ये पोस्टर क्रिएट करा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, क्योंकि डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ 1942, इस पोस्टर में सभी नेशंस के पोस्टर मतलब फ्लैग्स हैं जो कि एलाइड फोर्सेस के पावर थे, और ये मतलब UN के ओरिजिन्स को एक तरफ से दिखाता है कि यूनाइटेड नेशंस फाइट फॉर फ्रीडम, मतलब सभी नेशंस यूनाइट होकर मतलब UN के ओरिजिन को ये रूट आउट करता है।
यूनाइटेड नेशन का सिस्टम प्रिंसिपल ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको क्विकली ये समझा देती हूँ। देखिए यूनाइटेड नेशन की एक सबसे पहले होती है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं, हर मेंबर का एक वोट होता है, मतलब हर कंट्री 193 कंट्रीज से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उन सभी के पास एक वोट होता है। जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं उनके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, या ना नॉर्मल जो सिंपल डिसीजंस होते हैं, जो ऐसे डेली उसके डिसीजन होते हैं, उसके लिए एक सिंपल मेजॉरिटी चलेगी। और डिसीजन जो है वो सभी यूएन मेंबर्स पे बाइंडिंग नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि अगर डिसीजन लिया गया तो सभी यूएन मेंबर्स उसको फॉलो करें। हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन यूएन का है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स है, इसमें से 5 मेंबर्स जो है वो परमानेंट मेंबर्स है, इनके पास वीटो राइट्स है। वीटो राइट्स मतलब होता है कि वो एक नेगेटिव वे में भी वोटिंग कर सकते हैं, अगर किसी प्रोविजन को, इस डिसीजन पे वो पसंद नहीं आ रहा है तो उसको नेगेटिव वोट कर सकते हैं, और या ये वीटो राइट होते हैं। 10 मेंबर्स जो है वो जनरल असेंबली इलेक्ट करता है 2-2 साल के टर्म्स के लिए, और एक बार जो सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजन ले लिया गया है वो सभी यूएन मेंबर्स पे बाउंड होता है, उनको कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें थ्रू इलेक्शन 15 मेंबर्स, मतलब 10 मेंबर्स थ्रू इलेक्शन बाय जनरल असेंबली और 5 परमानेंट मेंबर्स, जिसमें 15 मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है लेट्स सी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में जो है वो जनरल असेंबली के मेंबर्स इसको इलेक्ट करते हैं। इसके ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म्स होते हैं, इसमें 54 सीट्स होती है जो कि जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसके मेंबर्स जो है जनरल असेंबली इलेक्ट करते हैं और 54 सीट्स होती है और वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की जैसे स्प्रेड आउट होती है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें 15 जजेस है जो कि 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ही ये 15 जजेस जो है वो 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, दोनों जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के, और इट इज़ बेस्ड इन द हाग। हाग जो है वो एक जगह का नाम है, तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेस्ड है। रिमेंबर 15 जजेस फॉर 9 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन है सेक्रेटरीट। ये इंटरनेशनल स्टाफ है जो कि अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स को सर्विसिंग करता है, मतलब उनकी उनके तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है उनको। जैसे सेक्रेटरी का काम होता है वैसे सेक्रेटरीट, इसको सेक्रेटरी जनरली हेड करते हैं, जो कि जनरल असेंबली अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। 5 ईयर्स के एक रिन्यूएबल टर्म के लिए, मतलब 5 ईयर्स के बाद वापस से एक सिक्योरिटी जनरल जो है वो अपना टर्म रिपीट कर सकता है। तो उस केस में जो सेक्रेटेरिएट है उसका हेड होता है सेक्रेटरी जनरल, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस पर जनरल असेंबली जो है वो अपॉइंट करते हैं। एक लास्ट हमारी प्रिंसिपल देखिए, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1 नवंबर 1994 को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि पालुओ जो था वो लास्ट यूएन ट्रस्ट टेरिटरी थी जिसको अब इंडिपेंडेंस मिल गया था, इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल इज़ नो लॉन्गर प्रिंसिपल ऑर्गन नाउ। इसके साथ आप ये छोटे छोटे नोट्स पढ़ सकते हैं कि इसके क्या, जैसे जनरल असेंबली के क्या प्रोग्राम्स और फंड्स हैं, इसकी सब्सिडरी बॉडीज़ क्या है, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, अदर एंटिटीज़, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बट ये इसके मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गन्स हो गए। रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद यूएन में क्या चेंजेस आए, क्योंकि यूएन जो है वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डायरेक्ट बाद से ही 1945 में इस्टेब्लिश हो गया था। तो फिर 1945 से 1999 तक 1991 तक उसने एक स्ट्रैटेजी फॉलो करी, लेकिन 1991 के बाद से उसमें कुछ रिफॉर्म्स आए। वो क्या रिफॉर्म्स थे? रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडामेंटल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, होना ही होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, तो उसके नीड को सर्व करना पड़ता है विद द रिफॉर्म्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। यूएन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। रिसेंट ईयर में बहुत सारी डिमांड्स आई है पूरी वर्ल्ड से कि यूएन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन बहुत कम क्लैरिटी है और कंसेंसस की किस तरीके से रिफॉर्म होना चाहिए, किस डायरेक्शन में यूएन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अभी तक यूएन में ऐसा, मतलब यूएन में एक कंसेंसस है कि 2 बेसिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पहला रिफॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस का, एंड अ रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि उसके स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लाओ, उसके ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म लाओ, उसके प्रोसेसेस में रिफॉर्म लाओ, एंड ऑल्सो उसके जो एरियाज जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करते हैं उसमें रिफॉर्म लाओ। तो ऑलमोस्ट सभी लोग अग्री करते हैं कि दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म जो है वो नेसेसरी है यूएन में, दोनों तरफ से रिफॉर्म होना चाहिए। वो ये अग्री नहीं कर पा रहे कि इन रिफॉर्म्स के लिए क्या करना ज़रूरी है, कैसे करना ज़रूरी है और कब करना ज़रूरी है, क्योंकि रिफॉर्म होना इज़ अ वेरी बिग थिंग। वो चेंजेस लाना था, वो क्या चेंजेस लाना चाहिए, कैसे लाना चाहिए, बट ये पता है कि ये चेंजेस होना चाहिए, बट वो कैसे होना चाहिए दैट इज़ स्टिल नॉट नोन।
अब स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस के रिफॉर्म्स में क्या बोला जाता है कि सबसे बड़ा डिस्कशन ये है सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शनिंग, क्योंकि ये डिमांड इसलिए है कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप को इंक्रीज करने की, ताकि रियलिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो उसके स्ट्रक्चर, मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो रियलिटी है वो उसके स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट हो सके, ऑर्गेनाइजेशन में उस इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सके। पर्टिकुलरली ये प्रपोजल्स है कि मेंबरशिप से, मतलब एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका से मेंबरशिप को इंक्रीज़ करी जाए सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो ये चाहते हैं कि यूएन के बजटरी प्रोसीजर्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स आए और इम्प्रूवमेंट्स आए। उस दूसरे इश्यूज जो है वो गिवन प्रायोरिटी है या फिर ब्रॉड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन है। कुछ कंट्रीज और एक्सपर्ट्स ये चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और बेटर और ग्रेटर और ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करे पीस और सिक्योरिटी मिशंस में, और बाकी बचे हुए जो मतलब बाकी और लोग हैं वो चाहते हैं कि इसका रोल जो है वो कन्फाइंड हो जाए। मतलब एक तरफ तो लोग बोलते हैं कि इसका रोल जो है वो पीस और उसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के आना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, दूसरी तरफ बोलते हैं कि इसका रोल जो है वो ज़्यादा कन्फाइन होना चाहिए डेवलपमेंट में, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह जैसी चीज़ों में इसका रोल जो है वो कन्फाइन होना चाहिए। तो देखिए हर तरफ से ओपिनियंस है, हर तरफ से इश्यूज़ है, रिफॉर्म्स हैं, तो अभी तक यही समझना मुश्किल है कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए। यूएन जो था वो 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद। तो तब जो वो था, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज था, वो रियलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसी थी उसको रिफ्लेक्ट करता है। कोल्ड वॉर के बाद वो रियलिटीज़ अब चेंज हो चुकी है, तो कुछ ऐसे चेंजेस जो आए हैं कोल्ड वॉर के बाद, वो क्या क्या आए हैं देखिए। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका है, यूएस अब स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, रशिया जो कि सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में अब रिलेशन जो है वो और ज़्यादा कोऑपरेटिव है। पहले यूएन का एक ऑब्जेक्टिव था कि दोनों सुपर पावर्स को एक साथ में भिड़ने से रोकना है, अब तो वो चीज़ उल्टी हो चुकी है, अब दोनों आर गुड फ्रेंड्स। तो मतलब उनके नॉट फ्रेंड्स बट उनके रिलेशन अब और ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया यूएन का। चाइना एक बहुत इमर्जिंग ग्रेट पावर है, इंडिया भी ग्रो कर रही है बहुत रैपिडली, एशिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत सारी और कंट्रीज़ ने यूएन को ज्वाइन करा है जो कि सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट हुई है या ईस्टर्न यूरोप में पहले इंडिपेंडेंट हुई है। एक होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस अब वर्ल्ड के सामने आ गए हैं। जेनोसाइड मतलब एक एथनिक ग्रुप का पूरा वो होना, मतलब एथनिक ग्रुप्स वगैरह का, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स, और इनमें से कुछ चीज़ें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एग्जिस्ट करती भी नहीं थी। तो ये चीज़ जो है अब उसके बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में 1989 में कोल्ड वॉर जब ख़त्म होने जा रहा था, तो अब ये क्वेश्चन पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा था कि क्या यूएन अब इनफ काम कर रही है, क्या उसके पास वो सब कुछ है जो क्या ज़रूरत है, क्या रिफॉर्म्स नेसेसरी है, क्या चीज़ है। तो पास्ट डेकेड एंड हाफ, मतलब पिछले 15 सालों से मेंबर स्टेट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल आंसर्स ढूंढ पाए, सोल्यूशंस ढूंढ पाए इन क्वेश्चंस के लिए, वो कैसे रिफॉर्म्स लाए, क्या रिफॉर्म्स लाए, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्विकली इसके साथ गो थ्रू कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यूएन सेक्रेटरी जनरल्स, ये हम अभी तक हमें पता है कि 9 यूएन सेक्रेटरी जनरल्स हो चुके हैं, मतलब 9th वाले जो है एंटोनियो गुटेरेस वो अभी सर्व कर रहे हैं। तो हम क्विकली एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, रीडिंग लगा लेते हैं, बट ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है दोनों, एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से, मतलब बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी, एंड सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से भी। मैं आपको फिर रिमाइंड कर रही हूँ, मेरा चैनल डीमिस्टिफाई जो है, मैं मेरे चैनल पर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम क्लास 12 के वीडियोज़ पोस्ट करूँगी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पेंटिंग से के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते हुए मैं बहुत जल्दी सीयूईटी के वीडियो जो है वो भी अब पोस्ट करने वाली हूँ। आई नो आई एम अ लिटिल लेट, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो कि सीयूईटी दे रहे हैं। तो प्लीज़ डू विजिट माय चैनल डीमिस्टिफाई, कीप विजिटिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यूएन सेक्रेटरी जनरल, देखिए सबसे पहले जो थे वो ट्रिग्वे ली थे, ये नॉर्वे से थे, इनका टेन्योर जो था ये देखिए 6 इयर्स का था, 46 से 52 तक। नॉर्वे से थे, ये लॉयर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के इशू पे सीज वायर करने में काम करा है, लेकिन इनको क्रिटिसाइज़ करा जाता है क्योंकि ये कोरियन वॉर को क्विकली एंड नहीं कर पाए। सोवियत यूनियन ने इनके सेकेंड टर्म को अपोज करा था, इसीलिए इन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन करा था। नेक्स्ट हमारे सेकेंड जो है वो है डैग हैमरजिस्ट, ये जो है वो स्वीडन से, इकोनॉमिस्ट है, लॉयर है। इन्होंने सुएज कैनाल के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की तरफ वर्क किया था, अफ्रीका को डी कॉलोनाइज करने की तरफ वर्क किया था। इनको नोबेल पीस प्राइज़ के साथ अवार्ड किया गया था इनकी डेथ के बाद, पोस्टुमसली, मतलब आफ्टर दैट 1961 में।
क्योंकि इन्होंने कॉन्गो क्राइसिस में इनके एफर्ट्स इन्होंने बहुत करे थे डिस्प्यूट को सेटल करने में। सोवियत यूनियन और फ्रांस ने इनके रोल इन अफ्रीका को बहुत क्रिटिसाइज़ भी करा था। तो इनका टेन्योर था 53 से 61 के लिए, यानी कि हाउ मेनी ईयर्स, 8 ईयर्स। थर्ड हमारे सेक्रेटरी जनरल है ह्यू थांट, इनका जो टेन्योर था वो 10 ईयर्स के लिए था। ये बर्मा म्यांमार से थे, ये एक टीचर थे, डिप्लोमेट थे। इन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को सॉल्व करने में बहुत काम किया था, कॉन्गो क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए काम किया था। इन्होंने यूएस पीस कीपिंग फोर्सेस को साइप्रस में इस्टेब्लिश किया था। इनको यूएस मतलब इन्होंने यूएस को क्रिटिसाइज़ किया था वियतनाम वॉर के टाइम पर। हमारे फोर्थ हैं कर्ट वेल्डहीम, ये इनका टेन्योर था 1972 से 1981 तक, दैट मीन्स 9 ईयर्स का। ये ऑस्ट्रिया से थे, एक डिप्लोमेट थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने नामीबिया और लेबनान में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करी थी। इन्होंने बांग्लादेश में रिलीफ ऑपरेशन को ओवरलुक करा था। चाइना ने इनका बिड फॉर थर्ड टर्म को ब्लॉक करा था। हमारे विच नंबर 1 2 3 4 5th नंबर के जैवियर पेरेज दे स्वेलार है, इनका टर्म था 1982 से 1991, अगेन 9 ईयर्स का। ये पेरू से थे, लॉयर थे, डिप्लोमेट थे। इन्होंने साइप्रस में पीस के लिए बहुत काम किया था, अफगानिस्तान में, एल सल्वाडोर में पीस के लिए बहुत काम किया था। इन्होंने ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में फाकलैंड्स को लेकर जो फाकलैंड वॉर हुआ था उसको उसमें नेगोशिएशन करने की मीडिएशन करा था, और इंडिपेंडेंस ऑफ नामीबिया के लिए भी इन्होंने नेगोशिएशन किए थे। हमारे 6th आते हैं बूत्रू बुत्रुघाली, ये इनका टेन्योर था 1992 से 96 तक, 4 ईयर्स का टर्म था। इजिप्ट से थे, डिप्लोमेट थे, जूरिस्ट थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने एक रिपोर्ट इशू करी थी जिसका नाम था एन एजेंडा फॉर पीस। इन्होंने एक सक्सेसफुल यूएन ऑपरेशन करा था मोजाम्बिक में। यूएन जो बोस्निया में फेलियर हो पाए हैं, मतलब यूएन इतना सक्सेसफुल बोस्निया के इशू में नहीं रह पाया है, सोमालिया या रुवांडा के इशू में नहीं इतना सक्सेसफुल हो पाया, उसके लिए इनको क्रिटिसाइज़ और ब्लेम किया जाता है। बहुत सीरियस डिसएग्रीमेंट्स की वजह से यूएस ने इनका सेकेंड टर्म ब्लॉक करा था। हमारे 7th है कोफी ए आनन, ये घाना से थे, ये एक यूएन ऑफिशियल थे। इन्होंने ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स क्रिएट की थी, ट्यूबरकुलोसिस मलेरिया से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड क्रिएट किया था। इन्होंने यूएस लेड इन्वेजन ऑफ इराक को इलीगल एक्ट वो करा था। प्लीज़ क्विकली आप जाकर बताइए 1997 से 2006 के बीच में विच इराक इन्वेजन? ओके, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच विच हैपेंड ऑन 19 मार्च 2003, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर ये था, जो हम ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्होंने एक पीस बिल्डिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया था, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को 2005 में इस्टेब्लिश किया था, इनको 2012 में नोबेल पीस प्राइज़ के साथ अवार्ड किया गया था। हमारे 8th है बान की मून, इनका टेन्योर था 2007 से 2006 का, यानी कि फॉर अगेन 9 ईयर्स। ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया से थे, साउथ कोरिया से थे। ये डिप्लोमेट थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, सेकेंड एशियन थे इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। फर्स्ट जो थे वो कौन थे? ये म्यांमार से ह्यू थांट थे, ये सेकेंड एशियन थे बान की मून। एंड इन्होंने क्लाइमेट चेंज के इशू को हाईलाइट करा। इन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काफ़ी फोकस करा। इन्होंने यूएन विमेन के क्रिएशन में बहुत काम किया। इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए बहुत एम्फेसाइज करा। हमारे 9th और करंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो एंटोनियो मैनुअल दे ओलिवेरा गुतेरेस है। ये इनका 2007 से अभी तक का टेन्योर है। पोर्चुगल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। ये 1995 से 2002 तक रह चुके हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज थे 2005 से 2015 तक। ये सोशलिस्ट इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट थे 1999 से 2005 तक। वो अभी 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सर्व कर रहे हैं। ओके गाइस, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। तो ये एक वाइड स्प्रेड सपोर्ट आ रहा है कि यार यूएन में रिफॉर्म की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है और एग्रीमेंट, लेकिन ये एग्रीमेंट लाना बहुत मुश्किल है कि किस डायरेक्शन में, किस तरीके से, क्या रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो चलिए हम एक डिबेट को देखते हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के ऊपर हुई थी। 1992 में क्या हुआ था कि यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा था। इस रेजोल्यूशन में 3 मेन कंप्लेंट सामने आई थी। पहली, सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती है। जो आज के टाइम में प्रेजेंट में कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ है, प्रॉब्लम्स है, उसको रिप्रेजेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं करती है। सेकेंड कंप्लेंट बाहर आई थी कि इसके डिसीजंस जो है वो सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है, सिर्फ कुछ पावर्स उसको डोमिनेट कर रहे हैं, जिसमें से बहुत मेजर नाम है यूएस का। एंड थर्ड है, ये इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन को लैक करती है, इसमें सभी का प्रॉपर और जस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है। तो इन ग्रोइंग डिमांड्स को लेकर यूएन में जो 1 जनवरी 1997 में उस टाइम के यूएन सेक्रेटरी जनरल थे कोफी आनन, तो उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट करी थी कि कैसे यूएन को रिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद के जो साल थे
उसमें कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जो कि प्रपोज करे गए थे कि आप न्यू परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड करो। एंड एक न्यू मेंबर ने मतलब इट हैज़ बीन सजेस्टेड कि एक नया जो मेंबर होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके पास क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, यूएन बजट का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, बड़ा नेशन होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए उसके बड़ा नेशन, एक ऐसा नेशन होना चाहिए जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करता है, और एक ऐसी कंट्री होना चाहिए जो कि काउंसिल को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा। तो क्लियरली हर एक क्राइटेरिया की कुछ ना कुछ वैलिडिटी है। गवर्नमेंट को एडवांटेजेस लगे कुछ क्राइटेरियाज में, कुछ क्राइटेरियाज में उनको लगा कि अरे तो डिसएडवांटेज पोजीशन पे आ रहे हैं वो, तो उनकी इंटरेस्ट और एस्पिरेशन के ऊपर बेस करके उन्होंने कुछ क्राइटेरिया को सपोर्ट करा है, किसी ने कुछ को कंडेम करा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो इवन इफ दे हैड नो डिज़ायर टू बी मेंबर देमसेल्व्स, तो ये मतलब ये बात है कि भले उनको खुद को मेंबर नहीं पढ़ना था, लेकिन ये उनको समझ में रहा था कि ये क्राइटेरिया एक प्रॉब्लमेटिक कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है यार। अब इसमें बोला है कि मेजर इकोनॉमिक पावर, तो कितना बड़ा इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, या वो क्या स्टैंड है जिस पे जाकर वो क्वालिफाई कर पाएगा कि हाँ इतना बड़ा मिलिट्री पावर होना चाहिए कि उसको सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिल जाए, कितने लेवल का बजट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और कितना बड़ा पॉपुलेशन एसेट होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हम अभी तक आंसर नहीं कर पाए हैं, और ये बोल रहे कि अगर डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट होना चाहिए, अगर ये क्राइटेरिया है, तो जो कंट्रीज़ कि जिनके पास एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स है वो तो मेंबर्स बन जाएंगे, तो क्या वो इफेक्टिव रहेंगे एज काउंसिल मेंबर्स। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिफॉर्म को लेकर है कि जो कि पूरे अभी तक नहीं हो पाए। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन का मैटर सॉल्व कैसे होता, कि क्या इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्योग्राफिकल टर्म्स में है, मतलब कि एशिया से एक सीट, अफ्रीका से एक सीट, लैटिन अमेरिका एक सीट, कैरिबियन से एक सीट, तो क्या वो रिप्रेजेंटेशन का मैटर सॉल्व हो जाता। क्या रिप्रेजेंटेशन रीजन से होना चाहिए, सब रीजन से होना चाहिए, मतलब कॉन्टिनेंट्स को ना देख के कंट्री वाइज होना चाहिए, कि मतलब ये इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ज्योग्राफी से क्यों डिसाइड हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्यों ना डिसाइड हो, तो मतलब क्या मोर मेंबर्स डेवलपिंग वर्ल्ड को देना चाहिए, मोर सीट्स देना चाहिए। तो यहाँ पर भी हर जगह हमें डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में बहुत सारे और सब क्वेश्चन है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है इसमें इतनी सारी कंट्रीज़ है और वो अलग अलग अपने डेवलपमेंट लेवल्स पर है, तो क्या कल्चर का क्या डिफरेंट सिविलाइजेशंस को एक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, क्या हम सिविलाइजेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन दें, या कल्चर के बेसिस पे, कॉन्टिनेंट्स के बेसिस पे, रीजन्स के बेसिस पे, कंट्रीज़ के बेसिस पे, किस बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, विच इज़ स्टिल नॉट क्लियर। एक रिलेटेड इशू था वो ये था कि मेंबरशिप में ऑल टुगेदर चेंज करो, उसके नेचर में कुछ इंसिस्ट कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल जो वीटो पावर 5 परमानेंट मेंबर्स की उनको ख़त्म कर दो, और बाकी लोगों को लग रहा था कि वीटो जो है वो मतलब उनको ये लग रहा था कि वीटो पावर जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कन्फ्लिक्ट में है, मतलब ये वीटो पावर का जो ये प्रोविज़न है ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है, और यूएन और ये मतलब और सोवरेन इक्वालिटी को यूएन में जो है उनको ये लगता था कि वीटो जो है वो एक मतलब राइट या रेलेवेंट नहीं है, इसको और ज़्यादा राइट मतलब एक ये वीटो पावर होनी नहीं चाहिए, ये गलत है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आए हैं, इस तरीके से भी इश्यूज़ रिलेटेड आए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में देखो 5 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। तो जो चार्टर है उसने परमानेंट मेंबर्स को एक प्रिविलेज पोजीशन दी है ताकि वो वर्ल्ड को मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड को एक स्टेबल पोजीशन पर ला सके। जो मेन प्रिविलेजेस 5 परमानेंट मेंबर्स के वो है उनकी परमानेंसी और उनके वीटो पावर। एक तो प्रिविलेज पोजीशन हो गई कि वो परमानेंट है, यूएन सिक्योरिटी से उनकी सीट नहीं जा सकती, 10 मेंबर्स जो है वो टाइम टू टाइम इलेक्ट होते रहेंगे, री इलेक्ट होंगे, मतलब वो 10 मेंबर्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन परमानेंट मेंबर्स जो है वो चेंज नहीं होंगे। सेकेंड जो चीज़ है कि उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब वो नेगेटिवली वोट कर सकते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो सिर्फ 2 सालों के लिए सर्व करते हैं और उसके बाद जो है वो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स के पास वो आ जाता है। ओके तो एक कंट्री जो है वो वापस से मतलब इमीडिएटली 2 साल बाद वापस से इलेक्ट नहीं हो सकती, कि जैसे अभी किसी कंट्री ने अपने 2 साल का टर्म पूरा किया सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इमीडिएटली आफ्टर वो अगले 2 साल के लिए री इलेक्ट नहीं हो सकती है, उसकी जगह कोई नया मेंबर आएगा ही आएगा। तो नॉन परमानेंट मेंबर इस तरीके से इलेक्ट होते हैं कि सभी कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर क्या है देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डिसीजंस लेने में सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो वोटिंग के थ्रू लेती है, कोई भी डिसीजन के ऊपर वोटिंग होती है। तो
सभी मेंबर्स का एक वोट होता है, लेकिन परमानेंट मेंबर्स के पास एक तरीका होता है कि वो नेगेटिव मैनर में वोट कर सकते हैं। तो अगर बाकी सारे परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए वोट करें और अगर कोई एक भी परमानेंट मेंबर उस केस में नेगेटिव वोट कर देता है तो वो डिसीजन जो है वो स्टॉल हो जाता है, मतलब वो डिसीजन जो है वो वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। सो दिस नेगेटिव वोट इज द वीटो पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर्स। तो ये दो प्रोविजंस परमानेंट मेंबर्स के पास है, एक तो ये इनका वीटो पावर और उनकी परमानेंसी इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये एक हमेशा से डिमांड, मतलब ये डिमांड रही है कि इस वीटो सिस्टम को ख़त्म करो, इसको हटाओ या इसको चेंज करो। ये भी रियलाइजेशन है कि परमानेंट मेंबर्स जो है वो ऐसे रिफॉर्म में अग्री करेंगे ही नहीं, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स से तो उनकी पावर चली जाएगी ना। और ये बात भी सही है कि ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड में इतना रेडिकल स्टेप लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वीटो पावर के बगैर एक डेंजर है कि जो 1945 में ग्रेट पावर्स थे वो वर्ल्ड बॉडी में अपना इंटरेस्ट छोड़ देंगे और उनको जो चाहिए वो करेंगे। अभी ये वीटो पावर है, वो यूएन में उनके पास ये सीट है, तो कहीं ना कहीं वो बाउंड है, लिमिटेड है, हर डिसीजन को अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। अगर ये सब उनसे ख़त्म कर दे, उनसे ये पावर ले ली गई, तो देखिए पहले वो मेजर पावर्स तो है ही सही, आज की तारीख में भी वो मेजर पावर्स तो है ही सही। तो ऐसे केस में अगर उनसे आप ये पावर्स छीन लेंगे, मतलब ये वीटो पावर और ये छीन लेंगे, तो हो सकता है कि वो दे वुड डू एज दे प्लीज़, वही करेंगे, उनकी मर्जी से करेंगे और फिर उन मतलब यूएन की बॉडी में उनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 में क्रिएट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। इसकी एक्टिविटी फोकस होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। ये ह्यूमन डेवलपमेंट यानी एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, रूरल सर्विसेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जैसे पोल्यूशन रिडक्शन, establishing and enforcing regulations, infrastructure, roads, urban regeneration, active city governance, anti-corruption, development of legal institution, इन सभी क्राइटेरिया के लिए वर्क करती है। ये कंट्रीज़ को लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, मेंबर कंट्रीज़ को, और इस तरीके से ये बहुत इन्फ्लुएंस है इसका बाकी कंट्रीज़ के ऊपर या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर। ये ऑफन क्रिटिसाइज़ करी जाती है क्योंकि वो इकोनॉमिक एजेंडा को पुअर नेशंस के अगेंस्ट सेट करती है और उनको मतलब उनसे फ़ायदा लेने की कोशिश करती है, और वो बहुत स्ट्रिंजेंट और हार्श कंडीशंस लगाती है लोन्स के ऊपर, और फ्री मार्केट रिफॉर्म्स को फोर्स करती है। तो अब हम जानते हैं कि जैसे श्रीलंका ने अभी वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट करी है कि वो उसको लोन दे ताकि वो अपने इस क्राइसिस को ओवरकम कर सके, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है बहुत ही कंडीशंस अटैच कर दी थी कि आपको लोन चाहिए। तो जैसे कि इंडिया ने भी जब वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की कोशिश की थी या लोन लिया था, तो उसके ऊपर बहुत कंडीशंस इंडिया के ऊपर लगा दी गई थी कि आपको रुपी को डीवैल्यू करना पड़ेगा या मतलब और भी अदर चीज़ें उनको करनी पड़ी थी। तो ये क्रिटिसाइज़ की जाती है क्योंकि ये बहुत ही कंडीशंस पे लोन देती है। इसका जॉब होना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करे, बट वो ना करके ये उसका मतलब एडवांटेज उसकी अपनी पोजीशन का लेने की कोशिश करती है। ये देखिए यूएन रेगुलर बजट का मेजर कंट्रीब्यूटर्स एज ऑफ 2019, यूएसए का सबसे बड़ा यूएसए सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है, 22% कंट्रीब्यूट करता है पूरे यूएन के बजट में, और चाइना सेकेंड नंबर पे है, 12% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा यूके, फ्रांस और रशिया जो और परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी 4.5, 4.4 एंड 2.4% कंट्रीब्यूशन करते हैं। इंडिया जो है वो 0.8% कंट्रीब्यूशन करता है। ये टॉप 21 कंट्रीब्यूटर्स है टू द यूएन रेगुलर बजट। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन। अब मेंबरशिप का क्वेश्चन तो एक हो गया, सीरियस वन हो गया कि क्या ये कैसी मेंबरशिप बढ़ानी चाहिए, किस किस को देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट और सब्सटैंशियल इश्यूज़ है यूएन को लेकर। यूएन ने अपने 60 ईयर्स कंप्लीट करे, ठीक है, 60 ईयर्स उसके कंप्लीट करने के बाद, तो सभी जब 2005 में यूएन के 60 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो सभी मेंबर स्टेट्स के हेड जो थे वो सितंबर में मिले ताकि वो एक सेलिब्रेट कर सके इस ओकेजन को, उसके 60 ईयर्स के कंप्लीशन को, और अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन को रिव्यू कर सके। इस मीटिंग में जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड करा कि वो ये फॉलोइंग स्टेप्स लेंगे, ये स्टेप्स लेंगे ताकि यूएन जो है वो और ज़्यादा रेलेवेंट हो सके, टाइम के साथ चेंज हो सके। पहला, क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन। दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इन केस ऑफ फेलियर्स, मतलब अगर फेल होते हैं या नेशनल गवर्नमेंट्स जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है अपने ओन सिटीजन्स को, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना कि हाँ वो ये नहीं कर पाए हैं। थर्ड है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट, जो कि 19 जून 2006 से ऑपरेशनल है। 2006 में हु वाज द सेक्रेटरी जनरल, लेट्स सी। देखिए 2006 में थे कोफी ए आनन। ह्यूमन राइट्स काउंसिल एस्टैब्लिश की गई थी, राइट, ओके। इसके अलावा
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना। देखते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का किसने बोला था, ये बान की मून 2007 to 2016 में। बार बार इसीलिए आपको ले जा रहे हो ताकि और जल्दी हम लर्न कर सके इसको। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म एंड ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, डेमोक्रेसी फंड का क्रिएशन होना, और एक एग्रीमेंट की ट्रस्टीशिप काउंसिल को अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अब इट शुड बी वाउंड अप। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है देखना कि यार यूएन की जो इश्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सीरियस है। अब पीस बिल्डिंग कमीशन क्या करेगी, उसका काम क्या होगा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है पूरी दुनिया में, तो वो कौन सी कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन करेगी, कौन सी में नहीं करेगी, क्या ये पॉसिबल है कि डिज़ायरेबल है कि वो इंटरवीन करे हर एक कॉन्फ्लिक्ट में, और सिमिलरली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि वो किस तरीके से एट्रोसिटी से डील करेगी, ह्यूमन राइट्स का क्या काम है, किस लेवल पे वर्क करेगी वायलेशंस में। तो इतनी सारी कंट्रीज़ है जो कि अभी भी डेवलपिंग वर्ल्ड का एक पार्ट है, तो उनके लिए यूएन कितना रियलिस्टिक है, उनके लिए कि उनके गोल्स को अचीव करने में कितनी हेल्प कर सकता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तो क्या कोई अग्रीमेंट हो सकती है कि टेररिज्म है क्या, ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो यूएन जो है वो फेस करता है। ओके ये हम देख लेते हैं। दिस इज़ द यूज़ ऑफ वीटो पावर बाय मेंबर्स अप टू 1 जून 2018। अभी तक यूएसएसआर रशिया ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ किया है 135 टाइम्स। सेकेंड नंबर पे यूएसए ने 84 टाइम्स, थर्ड नंबर पे यूके ने 32 टाइम्स, फ्रांस ने 18 टाइम्स एंड फिफ्थ नंबर पे चाइना ने ओनली 11 टाइम्स। मतलब वीटो पावर का यूज़ करके मतलब नेगेटिव वे में वोट कराए ताकि डिसीजन को स्टॉल कर सके। ये एक और कार्टून आता है यहाँ पर, एक और कार्टून है डार्फर का है ये, बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स। द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डार्फर सुडान सिंस 2003 हैज अट्रैक्टेड एम्प्टी प्रोमिसेस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ये बात क्या हो रही है कि 2003 से लेकर सूडान जो कि डार्फर जो सूडान में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बहुत पावर्टी है, हंगर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई अभी तक कॉन्क्रीट हेल्प नहीं दे पाया है। अब बिग हेल्प ऑफ वर्ड्स मतलब ये दिखाता है कि सिर्फ जो कुछ दे पाया है वो है वर्ड्स, हम हेल्प करेंगे यार, यहाँ पे स्टारवेशन हो रहा है, हम चाहते ये हो वो हो, इंटरनेशनल रूल्स बनाएंगे, ये करेंगे, ये बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही टेरिफाइंग है, हम सोच भी नहीं सकते, हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब सिर्फ बोला है, बाकी किसी ने भी कुछ कोई कर नहीं पाया है। एंड ये फैक्ट कि वर्ड्स से पेट नहीं भरता। तो अब लोगों के पास वर्ड्स तो बहुत हैं, डाफर के लोगों के पास सिंपैथी बहुत है लोगों की, लेकिन एक्चुअल हेल्प उनकी कोई नहीं कर पाया है। ये देखिए यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यूनाइटेड नेशंस MOGIP इंडिया एंड पाकिस्तान का है, ये UNDOF या फिर ऐसे करके मतलब तो ये MOGIP इसका फुल फॉर्म इंडिया एंड पाकिस्तान, देखिए यूनाइटेड नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान IP तो पता है, MOG का फुल फॉर्म आई डोंट नो, बट इसी तरीके से ये बहुत सारे वो है कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से उनके UN के पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। अब हम आते हैं इंडिया एंड द रिफॉर्म्स पर। उससे पहले ये WTO देख लेते हैं। अभी तक हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और अब थर्ड हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WTO। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल्स को सेट करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1995 में सेटअप हुई थी और ये एज अ सक्सेसर सेटअप हुई थी जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स पर। जैसे यूनाइटेड नेशन वाज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, वैसे ही WTO वाज अ सक्सेसर ऑफ जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, मतलब GATT का एक सक्सेसर था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिएट हुआ था। तो इसके अभी कंटेंटली 164 मेंबर्स हैं, मतलब एज ऑफ 2016 टू 29 जुलाई 2016 सारे डिसीजन जो है वो यूनानिमस में लिए जाते हैं। लेकिन मेजर इकोनॉमिक पावर जैसे US हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, ये WTO को ऐसे रूल्स फ्रेम करने पे मजबूर करते हैं जो वो उनके एडवांटेज के लिए, अपनी खुद की इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर सके। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो हमेशा से कंप्लेन करती है कि यार ये WTO जो है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, या फिर ये जो सुपर पावर्स हैं उनकी इंटरेस्ट में काम करता है, वो चाहते हैं और हमको निगलेक्ट करता है। इस तरीके से उसको क्रिटिसाइज WTO को किया गया है। इंडिया एंड द UN रिफॉर्म्स।
इंडिया ने हमेशा से यूएन के रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया है बहुत सारे ग्राउंड्स पे। इंडिया को लगता है कि अगर एक स्ट्रेंथन और रिवाइटलाइज्ड यूएन होगा तो वो चेंजिंग वर्ल्ड में ज़्यादा डिज़ायरेबल होगा, ज़्यादा काम का होगा। इंडिया जो है वो इन्हांस रोल्स फॉर यूएन, मतलब यूएन को डेवलपमेंट और कोऑपरेशन प्रमोट करने के इन्हांस रोल को सपोर्ट करता है कि यार यूएन को और ज़्यादा काम बढ़ाना चाहिए प्रमोशन और कोऑपरेशन के लिए। इंडिया को लगता है कि जो डेवलपमेंट है वो यूएन का सेंट्रल एजेंडा होना चाहिए और वो एक वाइटल प्री कंडीशन होना चाहिए जिससे कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। तो ये एक प्री कंडीशन होना चाहिए। इंडिया का सबसे बड़ा एक मेजर कंसर्न जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन है, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा स्टैटिक रहा है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। यूएन के जनरल असेंबली मेंबर्स जो है उन्होंने जनरल असेंबली मेंबर्स की मेंबरशिप तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी मेंबरशिप अभी तक एक्सपैंड नहीं हो पाई। और इंडिया को लगता है कि इससे जो है वो उसके मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो है कि वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है, उससे बहुत हार्म हुआ है। ये वो भी आर्ग्यू करती है कि एक्सपैंडेड काउंसिल जो है जिसमें और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा वो ज़्यादा सपोर्ट इन्जॉय करेगी पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी का। तो इंडिया बिलीव करती है कि सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सपेंशन होना चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि यूएन की मेंबरशिप जो है सिक्योरिटी काउंसिल की वो 11 से 15 तक इंक्रीज़ करी थी, 1965 में इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन उसके बाद से तब भी परमानेंट मेंबर्स की सीट में कोई चेंज नहीं आया था। वो तब भी 5 थी, आज भी 5 है। तब से काउंसिल की सीट 1965 से स्टेशनरी रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ये फैक्ट जो है वो मतलब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यूएन जनरल असेंबली मेंबर्स की कि अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की मतलब अब जनरल असेंबली मेंबर्स जो थे, जनरल असेंबली के मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अब यही बात आ रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को भी बढ़ना चाहिए। तो इंडिया ये आर्ग्यू करती है कि उसका भी एक रोल होना चाहिए कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस को शेप कर सके। इंडिया चाहती है कि वो भी सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बने, और इंडिया यही चाहती है कि दोनों परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के नंबर में सिक्योरिटी काउंसिल में इंक्रीज़ होना चाहिए। हमने ये भी आर्ग्यू करा है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक्टिविटीज़ है वो पास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई है, कि पहले उसके कितने रोल्स थे, अब उसके रोल्स काफ़ी एक्सपैंड हुए हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल की सक्सेस है, उसकी एक्शन है, वो उसके पॉलिटिकल सपोर्ट पे डिपेंड करती है। सिक्योरिटी काउंसिल को जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा उसके एक्शंस और डिसीजन जो है वो इफेक्टिव रहेंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल को रीस्ट्रक्चर या रिफॉर्म करने का कोई भी प्लान अभी तक जो है वो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, ताकि वो सभी लोगों तक रिप्रेजेंटेशन पहुँचा पाए, ब्रॉड हो, वाइडनिंग हो, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल को और ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को मेंबर बनाने देना चाहिए। सरप्राइजिंगली ये बात सरप्राइजिंग नहीं कि इंडिया खुद चाहती है कि वो एक परमानेंट मेंबर बने सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंप्राइज करती है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसने वर्चुअली यूएन के हर इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया है। इसने यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, एफर्ट्स दिए हैं, लॉन्ग एंड सब्सटैंशियल एफर्ट्स दिए हैं। कंट्री की इकोनॉमिक पावर बहुत अच्छी है, वर्ल्ड स्टेज पर आ रही है, बहुत क्लियरली हमें दिख रही है। और ये मतलब जो क्राइटेरिया है न्यू मेंबरशिप का, ये हर उस क्राइटेरिया को इंडिया जो है वो जस्टिफाई करती है, उसको कंप्लीट करती है। इंडिया ने बहुत सारे फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करते रहा है इंडिया में, और कभी भी अपने पेमेंट्स में फॉल्टर नहीं करा है। तो इंडिया ये जानता है कि परमानेंट मेंबरशिप जो है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप होने का एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस भी है। ये दिखाती है कि अगर आपके पास एक परमानेंट मेंबरशिप है, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस जो है वर्ल्ड अफेयर में वो ग्रो कर रही है, आपकी पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है। ये ग्रेटर स्टेटस जो है वो कंट्री के लिए एक एडवांटेज होता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए एडवांटेज होता है, और ये रेप्यूटेशन कि आपकी एक परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे इंडिया जो है वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाएगी। इसके अलावा मतलब भले ही इंडिया ने विश करा है और हर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसके अलावा इस विश को मेंबर्स, यूएन के मेंबर्स ने भी वीटो करा है। वो भी नहीं चाहते, कुछ कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान ने भी क्वेश्चन करा है, क्योंकि वो कहते हैं कि यार इंडिया के तो इतने ट्रबल रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, तो वो परमानेंट मेंबर्स कैसे बन सकता है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाकी और कुछ ऐसी कंट्रीज़ है कि जो नहीं चाहते कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बने। कुछ कंट्रीज जैसे कि वो समझती है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है, तो इंडिया बहुत पावरफुल हो जाएगी, उसका खतरा रहेगा। कुछ समझते हैं कि उसके साथ पाकिस्तान के साथ डिफ़िकल्टीज़ है, जिस वजह से वो परमानेंट मेंबर इफेक्टिवली नहीं बन पाएगा।
कुछ को लगता है कि अगर इंडिया को इंक्लूड करा जा रहा है तो और भी ऐसे कंट्रीज़ है जैसे ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है, साउथ अफ्रीका है, जिनको हमें सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ परमानेंट मेंबर इंक्लूड करना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका को भी एक रिप्रेजेंटेशन का चांस मिलना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप में, ठीक है कि और द परमानेंट मेंबरशिप सिंस दोज आर द ओनली कॉन्टिनेंट्स डू नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन कि अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका ही दो ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी परमानेंट मेंबरशिप दोनों कॉन्टिनेंट्स की नहीं है। तो इतना ईजी नहीं है कि इंडिया ईजीली एक परमानेंट मेंबर बन जाए। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ उसकी, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ये 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर के एटम्स फॉर पीस के बाद इम्प्लीमेंट की गई थी। उन्होंने ये एटम्स फॉर पीस को प्रपोजल करा था। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ करना, मतलब उसको मिलिट्री और वॉर के पर्पसेस की बजाय बाकी एनर्जी क्रिएशन में और ऐसे पर्पसेस के लिए यूज़ करना। तो IAEA की जो टीम्स है वो रेगुलरली न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट करती है कि किसके पास कितने वेपन्स है, किसके पास कितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है पूरे वर्ल्ड में, सिविलियन रिएक्टर्स कितने मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, उन चीज़ों को, और ये इंश्योर करने में कि जो न्यूक्लियर पावर है उसका अभी मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ तो नहीं होता है, ये इंश्योर करना भी IAEA का काम है। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। UN इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अब हमने सबसे पहले हमने शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि क्या UN इतना कैपेबल है कि वो US की पावर्स को चेक में रख सके, क्योंकि US इज़ टुडे द मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो क्या वो उसको बैलेंस कर पाएगा, क्या वो US और बाकी कंट्रीज़ के बीच में डायलॉग मेंटेन कर पाएगा, या US जो चाहता है वही कर रहा है। देखिए US की पावर जो है वो ईजिली चेक तो नहीं कर सकते। सबसे पहले सोवियत यूनियन डिसअपियर हो गया तो US अब सोल सुपर पावर है, उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर तो इसको इग्नोर किया जा ही नहीं सकता। इनफैक्ट UN में भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन या बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली UN के अंदर भी US का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि UN का सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, US, उसकी फाइनेंशियल पावर को मैच नहीं कर सकता। और ये फैक्ट कि UN फिजिकली US के अंडर US टेरिटरी में है, ठीक है, मतलब US टेरिटरी वॉशिंगटन में उसका हेडक्वार्टर है, तो ये फैक्ट कि UN फिजिकली US टेरिटरी में प्रेजेंट है ये उसको और ज़्यादा सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस दे देता है। US के बहुत सारे नेशनल्स भी है UN ब्यूरोक्रेसी में। इसके अलावा उस US के पास वीटो पावर है, तो कोई भी मूव जो US को लगता है इसके अगेंस्ट लिया जा रहा है तो वो उसको रोक सकता है। US की पावर, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स है, बहुत सारे एलाइज है। US की पावर, उसकी वीटो पावर इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, द फैक्ट कि UN फिजिकली वॉशिंगटन में प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें। और ये भी बात है कि UN का चॉइस ऑफ सेक्रेटरी जनरल में भी बहुत ज़्यादा से होता है कि UN सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा, उसकी चॉइस में US का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो UN कैन एंड डज यूज दिस पावर टू स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड रिड्यूस ऑपोजिशन टू इट्स पॉलिसीज। मतलब US के पास इतनी पावर है कि वो अपने जितने ऑपोजिशन है उनको स्प्लिट करके अपना ऑपोजिशन कम कर सके। तो UN जो है वो US को इतनी अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी एक यूनिपोलर वर्ल्ड में जहाँ पर US डोमिनेंट है, UN जो है वो US के इंटरेस्ट को सर्व करता है, मतलब वो बाकी इश्यूज़ को भी ला सकता है टू दी वर्ल्ड्स अटेंशन। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ US का काम करे, बाकी इशूज़ के ऊपर भी वो डिस्कस कर सकता है। US लीडर्स भले उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म फेस करा है UN का, लेकिन फिर भी सीधी मतलब वो ऐसा देखते हैं कि सीधी ऑर्गेनाइजेशन एज सर्विंग अ पर्पस इन ब्रिंगिंग टुगेदर ओवर 190 नेशंस एंड डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए UN जो है एक एरिना प्रोवाइड करता है जहाँ पर US की पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करा जा सके। मतलब इतने सब के बावजूद भी रिसेंटली भी मतलब UN ने US के प्रेसिडेंट्स को या US के लीडर्स को क्रिटिसाइज करा है, ऐसा नहीं है। वाइल द रेस्ट ऑफ द मतलब क्रिटिसाइज करा है, ऐसा नहीं है कि UN पूरी तरीके से सिर्फ US को फेवर करता है। UN और भी वर्ल्ड इशूज़ को भी ग्लोबल स्टेज पर लाने की कोशिश करता है। While the rest of the world is rarely united against Washington, and while it is virtually impossible to balance US power, UN एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर US के अगेंस्ट हम आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कंसेशंस कर सकते हैं। तो UN एक इनपरफेक्ट बॉडी है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन
यूएन के बिना वर्ल्ड और ज़्यादा बुरी होगी। देखिए यूएन के अपने खुद के कुछ फ्लॉज हैं, डिफेक्ट्स हैं, लेकिन यूएन है तो वर्ल्ड इज़ अ बेटर प्लेस, दिस इज़ नो डाउट। और जो ग्रोइंग कनेक्शंस, लिंक्स बढ़ते जा रहे हैं सोसाइटीज़ के बीच में, इश्यूज़ के बीच में, तो हम जो ऑफन जिसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, ये हार्ड टू इमेजिन है कि कैसे आज के टाइम पर 7 बिलियन पीपल एक साथ रह रहे हैं, और ये इमेजिन करना मुश्किल है कि 7 बिलियन लोग विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन रहे। तो यूएन इफेक्टिव है, यूएन काम करता है, यूएन के बिना, यूएन विथ यूएन दिस वर्ल्ड इज़ डेफिनेटली अ बेटर प्लेस टू लिव इन। टेक्नोलॉजी जो है वो प्लानिटरी इंटरडिपेंडेंस को इंक्रीज़ करने में प्रॉमिस करता है, यूएन की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो तरीके ढूंढते कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, और यूएन और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन वेज दैट आर कंसिस्टेंट विद देयर ओन इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी मोर ब्रॉडली। तो विद दिस हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेट्स क्विकली डिस्कस दीज लास्ट 2 इंटरनेशनल बॉडीज़। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक एनजीओ है जो कैंपेन करती है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट को प्रमोट करती है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के थ्रू ये बिलीव करती है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, इनडिविजिबल है, कुछ भी हो जाए ह्यूमन राइट्स के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। ये रिपोर्ट्स पब्लिश करती है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो इस वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल से हर बार गवर्नमेंट्स कुछ हैप्पी नहीं होती है, क्योंकि एमनेस्टी का मेजर फोकस किस पर होता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कैसे अपनी पावर को मिसकंडक्ट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद ये रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि वो ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट कर सके, उसमें रिसर्च कर सके, उनको इम्प्रूव कर सके। हमारी नेक्स्ट इंटरनेशनल और लास्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द चैप्टर है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये एक अनदर इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका काम है रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। ये लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है यूएस के अंदर। ये ग्लोबल मीडिया का अटेंशन लाती है ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ पर कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स के ऊपर अब्यूज़ किया जाता है। ये हेल्प करती है इंटरनेशनल कोएलिशंस को बिल्ड करने में, जैसे कि कैंपेन्स जिससे कि लैंड माइंस को बैन किया जाए, या चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट करना बंद करा जाए, या फिर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को इस्टेब्लिश करने के लिए ये एडवोकेट करती है। With this our chapter ends. Thank you so much. Keep visiting. Please like, share and subscribe my channel Demystify.